क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 3 करते हैं, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा खासियत क्या है कि लोगों का रूल है। लोग डायरेक्ट तो अपने डिसीजंस, ओपिनियंस हर कोई दे नहीं सकता, तो इनडायरेक्टली हम कैसे देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं। वही रिप्रेजेंटेटिव जहाँ बैठते हैं पार्लियामेंट में, उनकी सीट्स होती हैं। पार्लियामेंट इसका मतलब पावर है लोगों की। लोगों को जो इलेक्ट करने की पावर मिली हुई है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर उनके बिहाफ पे जो रूल करते हैं। तो पार्लियामेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गया। अब हम देखें, व्हाई शुड पीपल डिसाइड? लोगों को क्यों डिसीजन लेना है? क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोगों का रूल है। इसका मतलब लोग जो चाहते हैं उसके हिसाब से रूल होना चाहिए। और वो कैसे चलता है कि हम इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को और 5 इयर्स के लिए वो इलेक्ट होते हैं। अगर हमें पसंद नहीं आती है कि ये रूलिंग पार्टी अच्छी नहीं चल रही है, तो क्या होता है, हमारे पास चांस है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम उन्हें वोट नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई जो लोग इलेक्ट होके आए हैं वो लोग ये चाहते हैं कि उनके प्रति लोगों ने अपना श्रद्धा दिखाई है, अपना वोट दिया है, तो वो उसको बनाए रखें। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव अब कैसे चूज़ होके आते हैं? लोगों में से ही वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स जहाँ के जिस एरिया से इलेक्ट होके आते हैं उनके एक आंसरेबल होते हैं। वो उन लोगों के लिए कि इलेक्ट किया है, उनको वोट दिया है, तो उनके बिहाफ पे उनको डिसीजन लेने हैं। ध्यान रखना है कि उस एरिया में, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका कैसे काम चल रहा है। जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है वो एमपी कहलाता है। लोकसभा इलेक्शन में इस तरह से होता है। जैसे रोल ऑफ पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के अंदर क्या है? लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं। अब ये इंडिया पूरा हमारा कंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के लिए जो लोग खड़े होंगे वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, वो भी इलेक्ट हो सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्ट होकर भी आ सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इलेक्टेड आर फ्रॉम पर्टिकुलर पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज से। पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के लिए खड़े हैं। उसमें से वोट जिसको मैक्सिमम मिलते हैं तो वो एक इलेक्ट होता है, वो एक वहाँ से एमपी बन जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट। वो किस पार्टी का है वो डिपेंड करता है पूरी कंट्री में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनमें से किस किस पार्टी को वोट मिली, उन सब की लिस्ट तैयार कर ली जाती है। और टोटल सीट्स 543 हैं, तो इनके हाफ से ज़्यादा यानी 272 से ज़्यादा अगर वोट्स किसी को पर्टिकुलर पार्टी को मिल गई तो वो वहाँ की मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है। इंडिया की मेजॉरिटी पार्टी वो बन जाएगी, तो दैट मीन्स वो रूलिंग पार्टी हो जाएगी। रूलिंग पार्टी का ही जो हेड होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसका काम होता है पार्टी के साथ जितने इलेक्ट होके आए हैं उनके साथ सलाह करके और किस किस को कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करना, लाइक हेल्थ मिनिस्टर किसको इलेक्ट करना है, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो सब रूलिंग पार्टी में से इलेक्ट होते हैं। हाँ, अब एक बात होती है, अगर इलेक्शन हुआ और क्लियर मेजॉरिटी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं मिली तो कोई 2 पार्टीज़ मिल के आपस में सलाह करके कि वो तैयार हैं इसको रूल करने के लिए, तो वो कोअलिशन बना लेते हैं। मिल के जो होता है दैट इज़ कॉल्ड कोअलिशन। वो होती है कोअलिशन गवर्नमेंट। उसके अंदर 2 पार्टीज़ मिल के फिर वो गवर्नमेंट बनाती हैं। मेजॉरिटी पार्टी अगर एक सिंगल आ जाती है तो वो रूलिंग पार्टी है, वही मेजॉरिटी पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर उसका है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स उसके हैं। राज्यसभा के अंदर इलेक्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग वार्ड्स होते हैं, उसमें स्टेट वाले लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो लोग इन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट नहीं करते।
डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लोग इलेक्ट हुए वही लोग आगे उनको इलेक्ट करते हैं। इस तरह से राज्यसभा में बनते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। वो इनके थ्रू इलेक्शन नहीं, वो नॉमिनेटेड हैं, उनके नेम्स दिए जाते हैं। 12 लोग इस तरह के होते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के फंक्शंस, सबसे पहला टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स जो ये प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लॉज जो बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सब नेशनल, ये सिलेक्ट करना नेशनल गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट का काम है। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ये कैसे? जितने मेंबर्स बैठे हैं एमपी बन के पार्लियामेंट में, लोकसभा में जैसे जितने मेंबर्स पहुँचे हैं एमपीज़, वो रूलिंग पार्टी के भी हैं और ऑपोजिशन पार्टी के भी हैं। मेन ऑपोजिशन पार्टी वो होती है जो रूलिंग पार्टी के बाद नेक्स्ट जिसके पास ज़्यादा वोट्स आए हैं, वो मेन ऑपोजिशन पार्टी होती है। ऑपोजिशन पार्टी का काम क्या है? वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। जो गवर्नमेंट कंट्री चला रही है, रूलिंग पार्टी है, उसकी जो कमियां रह जाती हैं, शॉर्ट कमिंग्स को बताना, उन्हें हाईलाइट करना। कहाँ पे? एक क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट में। क्वेश्चन आवर सबसे पहले जहाँ पार्लियामेंट स्टार्ट होती है 1 घंटा मिलता है क्वेश्चन आवर का, उसके अंदर एमपीज़ अपने कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ कमी क्यों रह गई, ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हुई। इस तरह से क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो इस तरह से क्रिटिसाइज़ ना हो, और जो भी कमियां हैं वो इन्फॉर्म भी तो हो जाता है, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है कि कमियां कहाँ कहाँ रह रही हैं। तो गाइड करना, इन्फॉर्म करना और कंट्रोल करना। कंट्रोल एक तरह से बना रहता है कि सारे एमपीज़ बैठ के डिसीजन लेते हैं, कमी आती है तो क्वेश्चन आवर में उसको क्वेश्चन पुट करते हैं। इस तरह से एक तरह से कंट्रोल बना रहता है पूरा गवर्नमेंट के ऊपर। लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं। लॉज जो बनते हैं वो एक बिल इनिशिएट किया जाता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में इनिशिएट किया जाता है। दोनों हाउसेस की उसके ऊपर अगर एग्री कर रहे होते हैं तब वो लॉ, बिल अगर पास हो गया तो वो लॉ बन जाता है। लॉज हमारे पहले से बने हुए हैं, लेकिन समय समय पर कुछ चेंजेस आते रहते हैं जिसके हिसाब से हमें कुछ नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए लॉ मेकिंग जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता ही रहता है। अगर इसको राज्यसभा, लोकसभा में एक बिल इनिशिएट हुआ, राज्यसभा में ने उसको एग्री नहीं किया, उसके अंदर कोई कमियां पाई, तो वो कमी बता के दोबारा इसके पास भेजते हैं कि उसको ठीक किया जाए, उसके बाद पास होगा। तो जब तक ये दोनों पास नहीं करेंगे तब तक वो लॉ नहीं बनता। तो एक तरह से बहुत सारे लोगों का ओपिनियन, जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने सिटीजन्स ने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं, सबका ओपिनियन वहाँ पे होता है, उसके बाद वो लॉ पास होता है। तो लॉ मेकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि पार्लियामेंट में होता है। उसके बाद पीपल इन पार्लियामेंट, लोग कौन से होते हैं पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में ये ध्यान रखा जाता है कि कुछ जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल कास्ट जो कि पीछे रह गए किसी कारण से, उन्हें आगे लाने का एक तरीका है कि कुछ रिजर्व्ड सीट रख दी गई हैं पार्लियामेंट में, ताकि इन लोगों की सीट्स होंगी तो इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी प्रॉब्लम्स पार्लियामेंट में उठाई जा सकें और इनके लिए भी कुछ किया जा सके। वुमेन के लिए भी अगर हम सोचें तो 50% वैसे वुमेन होती हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे परसेंटेज में 9% इस समय हैं। पहले 4% भी थे, कम थे, अब ज़्यादा हो गए। लेकिन रिजर्वेशन के वुमेन की बात हो रही है, उस पर डिबेट चल रही है। वो क्या डिसीजन होता है अभी थोड़े टाइम में सामने आएगा। लेकिन रिजर्वेशन जो है वो इन कैटेगरी से, जैसे SC ST कैटेगरी या ट्राइबल ग्रुप से या शेड्यूल कास्ट के से लिया गया, इसलिए लिया गया ताकि इन लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकें। तो कुल मिला के ये हमें चैप्टर में सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस ये भी करेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा में बिल किस तरह से पास होते हैं, क्या क्या MPs करते हैं, उसको हम देखते हैं बहुत अच्छे से लेसन में से। Why do we need a parliament?
इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इस इंस्टीट्यूशन की. We in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try to understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need of all democratic government to have the consent of their citizen. यहाँ पे हम समझेंगे आइडिया डेमोक्रेसी जो है, इसके अंदर रिलेशन क्या है, आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, सिटीजन किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और क्या ज़रूरत है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कि कंसेंट मिले उन्हें सिटीजन की, सिटीजन उनको एक्सेप्ट करते हो. It is these elements that together make us a democracy, and this is the best expressed in the institution of parliament. ये एलिमेंट्स हैं जो हमें डेमोक्रेसी, एक ट्रू डेमोक्रेसी बनाते हैं, और इस इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट जो है इसके अंदर ये आइडिया बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होता है. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ पार्लियामेंट एनेबल्स सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. किस तरह से भागीदारी होती है सिटीजन्स की डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. दस मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड द की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये की फीचर है और ये सिंबल है इंडियन डेमोक्रेसी का. ये पार्लियामेंट किस तरह से है, इस चैप्टर में हम इसी चीज को समझेंगे. वाई शुड पीपल डिसाइड. अब लोग डिसाइड क्यों करें, क्यों उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है. India, as we know, became independent on 15th August 1957. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. हमें पता है किस तरह से आज़ादी मिली थी इंडिया को 15 अगस्त 1947 को. उससे पहले जो एक लंबी स्ट्रगल चली थी उसमें हर सेक्शन के, सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया था. पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स जॉइंड द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. और किस चीज से वो इंस्पायर्ड थे कि फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन हो उनका भी डिसीजन मेकिंग में. क्योंकि हमने कॉलोनियल रूल में देखा था कि किस तरह से कॉलोनियल रूल की सिर्फ उन्हीं लोगों की, ब्रिटिशर्स की हमारे ऊपर चलती थी, उसके अंदर हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था. दैट मीन्स वो हमें रूल कर रहे थे. Under colonial rule, the people had lived in a fear of British government and did not agree with many of the decisions that they took. बहुत सारे डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ पसंद नहीं आते थे, उसके साथ एग्री नहीं करते थे, लेकिन फिर भी क्या कर सकते थे, बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजन. खतरे में पड़ जाते थे अगर वो इन डिसीजन को क्रिटिसाइज करते थे. कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स थे, जो डिसाइड कर लिया उन्होंने वही मानना होता था. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. फ्रीडम मूवमेंट जो स्वतंत्रता संग्राम चला उससे ये सारी सिचुएशन कैसे चेंज हुई. नेशनलिस्ट बिगैन टू ओपनली क्रिटिसाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनकी कमियां बताई और डिमांड्स करी. As far back as 1885, Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask question. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी कि इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, एक लेजिस्लेचर बनना चाहिए जिसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स हों और उनके पास एक राइट हो कि वो बजट को डिस्कस कर सकें कि कितना पैसा कहाँ पे लग रहा है और कुछ क्वेश्चंस पूछ सकें. इसके ज़रिए उनका ये भी था कि अपनी प्रॉब्लम्स भी पहुंचाई जा सकती हैं. तो एक लेजिस्लेचर होना चाहिए, डिमांड पहले ही कर ली गई थी 1885 में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, और ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को मान के 1909 में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन चलाया भी. While these early legislature under the British government were in response to the growing demands of nationalists. अब ये दे क्यों दिया गया था, ये अधिकार लेजिस्लेचर क्यों दे दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि डिमांड्स बढ़ती जा रही थी नेशनलिस्ट की. दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. अलाउ तो कर दिया था लेजिस्लेचर का, लेकिन इसके अंदर सारे एडल्ट्स वोट नहीं कर सकते थे और पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे डिसीजन मेकिंग में. As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for the freedom left little doubt in the minds of nationalists that all the person in independent India would be able to participate in decision making. Chapter 1 में जैसा हमने देखा, एक्सपीरियंस जैसा रहा कॉलोनियल रूल का, और जो लोगों ने डिफरेंट टाइप के सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों ने स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, तो इससे किसी के दिमाग में ये डाउट नहीं रहा, नेशनलिस्ट के दिमाग में,
कि इंडिपेंडेंट इंडिया का किस तरह से डिज़ाइन करेंगे हम उसको, कि उसके अंदर हर एक को, हर सिटीजन को पार्टिसिपेट करने की, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ फ्री इंडिया, फ्री कंट्री। अब इंडिपेंडेंस की डिमांड हम कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस के साथ क्या आएगा? फ्री कंट्री के सिटीजन बन जाएंगे सारे। दिस डिड नॉट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो करे। इट मेंट दैट गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड। इसमें पहले ही ये सोच लिया गया था कि गवर्नमेंट कैसी बनेगी जो सेंसिटिव रहे कि लोगों को क्या चाहिए, क्या उनकी डिमांड्स हैं। द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये जो ड्रीम है, जो एस्पिरेशंस है फ्रीडम स्ट्रगल से जो आए थे, तो उसको पक्का करना है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसा रूप होगा, क्या सिटीजन्स को राइट्स मिलेंगे। दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी हर एक को वोटिंग राइट मिलेगा। दैट इज ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और हर एक को एक वोट का अधिकार मिलेगा। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट। आइडिया ऑफ कंसेंट मीन्स कि सब लोग किसी चीज पे एग्री करते हैं। दैट इज द डिजायर ऑफ अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कि लोग अप्रूव करें, पार्टिसिपेट करें। इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि असलियत में लोगों का डिसीजन ही होता है, इसी से तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग, कैसे वो चलेगी उसके बारे में भी लोग ही डिसाइड करते हैं। द बेसिक आइडिया in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as the public institution need to have the trust of these citizen। डेमोक्रेसी का आइडिया ही ये है कि सिटीजन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और इंडिविजुअली हर एक को राइट्स मिलने चाहिए और गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन सबके पास ट्रस्ट होना चाहिए लोगों का, तभी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? अब एक एक इंडिविजुअल कैसे अप्रूवल देगा गवर्नमेंट को? वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रेड इज थ्रू इलेक्शन। एक तरीका तो इलेक्शन के थ्रू है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। लोग ही इलेक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स अ गवर्नमेंट। और एक ग्रुप इनमें से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में से गवर्नमेंट बनाता है। यानी कौन होता है वो वाली पार्टी जो कि मेजॉरिटी पार्टी होती है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जिसके अंदर ये सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुल मिला के वही कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। इस तरीके से जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों ने जिनको चूज किया है, वही फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को और वही कंट्रोल करते हैं। यही एक ट्रू डेमोक्रेसी है। द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज बीन इम्पोर्टेंट थीम इन योर क्लास 6 and 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। ये रिप्रेजेंटेशन का आइडिया 6th और 7th में हम पढ़ते आए हैं। यू आर फेमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चोजन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेट्स रिकॉल दीज आइडियाज बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। इसके अंदर हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं किस तरह से था। यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन द हु एमएलए एंड हाउ द पर्सन गेट इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है ये आपको पता होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी मींस कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। जैसे अगर थिकली पॉपुलेटेड एरिया है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होगी, कि नंबर ऑफ पर्सन्स के हिसाब से होती है। और जैसे राजस्थान वगैरह में जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज जो मैप पे देखने में मिलेगा वो आपको बड़ा साइज देखने को मिलेगा। लेकिन होता वही है कि नंबर ऑफ वोटर्स जो होते हैं उसके हिसाब से ही होती है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी। और 543 सीट्स हैं तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और इसके अंदर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के बारे में हमने पढ़ा था, विधानसभा और लोकसभा। लोकसभा होती है जो
हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं मतलब ये जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं आफ्टर 5 इयर्स, उसमें वोट दी जाती है और जो लोकसभा इलेक्शन में इलेक्ट होके जाते हैं वो MP बन के वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वो होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं। वार्ड वाले जो इलेक्शंस हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, इसमें से हम देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफरेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है। डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद चाइना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। द डिसीजन ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम, ये किसका है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, कुछ आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब आइडिया क्लियर होने चाहिए। MLA वो होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होके आते हैं। MPs वो होते हैं जो लोकसभा इलेक्शन में इलेक्ट होके आते हैं। MPs हैं 543 होते हैं नंबर में, और राज्यसभा में नंबर इसका 233 है, 12 होते हैं इसके नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये तरह के कुछ फैक्ट्स हैं जो लोकसभा राज्यसभा का डिफरेंस बताते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। रोल ऑफ पार्लियामेंट। Created after 1947, Indian Parliament is an expression of faith that people of India have in principles of democracy. 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट जो बनी वो एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस करती है कि लोगों का फेथ है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी में। These are participation by the people in decision making process में and government by consent. डिसीजन मेकिंग में इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, इनडायरेक्ट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट में है वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए गए हैं, तो इस तरह से एक तरह से सिटीजन्स ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स, इसके अंदर बहुत ज्यादा है। और एक डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी है ही तब अगर इलेक्टेड मेंबर्स के पास पावर्स हो, बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। यहाँ पे पावर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्टेड लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जैसे होते हैं उसी तरह से लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years, 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41। पेज 41 पे मैप है, उसके अंदर दिखा रखी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1% टू द पार्लियामेंट। जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं हर एक में से 1% इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आता है और वो MP कहलाता है। अब जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे सोच के देखो कि वहां पे जब इलेक्शन हो रहे हैं तो हर पार्टी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनमें से जो इलेक्ट होता है, इलेक्ट तो एक ही होगा, तो वो इलेक्ट होके MP बनता है। तो उसके अंदर सिर्फ पार्टी वाले नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि जिनको हम निर्दलीय कहते हैं कि किसी भी दल में नहीं होते हैं इन्वॉल्व, बट मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के ही होते हैं। द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज के ही इलेक्ट होते हैं। विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। देखो एक जैसे रिजल्ट दिखा रखा है 8th लोकसभा इलेक्शन जो 1984 में हुआ था, तो पार्टी का जैसे क्या रहा, कितनी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट्स मिली, ये टेबल हमें ये दिखाती है। पॉलिटिकल पार्टी और नंबर ऑफ MPs इलेक्टेड। नेशनल पार्टीज में से भारतीय जनता पार्टी के 2 इलेक्ट हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के 6, इस तरह से ये सारे नंबर्स दे रखे हैं। टोटल हुए 514, ठीक है, अलग अलग के। 13th लोकसभा इलेक्शन का यहाँ पे दे रखा है, इसके अंदर इस तरह से टोटल 543। ये हमें दिखाते हैं कि किस तरह से रिजल्ट आया। अब इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट मिले, कौन सी को कम मिले। उस हिसाब से डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी। जिस पॉलिटिकल पार्टी के आधे से ज्यादा इलेक्टेड मेंबर्स MP बन जाते हैं वही बनाती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट कहलाती है, मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है और वही गवर्नमेंट बनाती है। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम MP
MP बन जाते हैं. These MPs together make up parliament. Parliament यही बनाते हैं. Once election to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. अब parliament elect हो गई तो parliament के क्या क्या function होते हैं. सबसे पहला function to select the national government. के इलेक्ट होके आ गए तो गवर्नमेंट बनेगी. द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. पार्लियामेंट के अंदर 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट है, राज्यसभा, लोकसभा. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. जिस तरह की ये लिस्ट साइड में दिखा रखी है उस तरह की लिस्ट बनाई जाती है कि कितने एमपीज इलेक्ट हुए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट देयर मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज. इलेक्टेड एमपीज की मेजॉरिटी जिसके पास है वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी. सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा, to have a majority a party should have at least half of the number, that is 272 members or more. कम से कम 272 members इलेक्ट होके आने चाहिए एक पार्टी के, तब वो मेजॉरिटी पार्टी कहलाएगी. द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी और कोalition फॉर्म्ड. ऑपोजिशन पार्टी में बाकी सारे एमपीज आ जाते हैं. रूलिंग पार्टी के अलावा जितने एमपीज हैं वो ऑपोजिशन पार्टी में आ जाते हैं. अब यहाँ पे एक दे रखा है कोalition फॉर्म्ड. मेजॉरिटी पार्टी और कोalition फॉर्म्ड. कोalition क्या है कि अगर क्लियर मेजॉरिटी एक पार्टी को नहीं मिलती है तो 2 पार्टीज अग्री करके मिलके जो गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं वो मिलके इस नंबर को पूरा करती हैं, तो वो टाइप की गवर्नमेंट जो बनती है 2 पार्टी मिला के उसको हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं. द लार्जेस्ट अमंग्स दीज पार्टीज इज कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी. और जो इन पार्टी से अलग है, मेजॉरिटी पार्टी से अलग है, उनमें से जो सबसे बड़ी पार्टी है वो क्या कहलाएगी? ऑपोजिशन पार्टी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एग्जीक्यूटिव को चूज करना. एग्जीक्यूटिव एज यू रेड इन चैप्टर 1 इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन who work together to implement the laws made by the parliament. अब पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इन एग्जीक्यूटिव्स का होता है. दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन what we have in mind when we use the term government. जब हम कहते हैं गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का मतलब यही एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं. The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. जो भी रूलिंग पार्टी होगी लोकसभा की उसका जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनता है फ्रॉम द एमपीज who belong to her party. और बाकी जो एमपीज हैं उसी की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर उन्हीं में से सिलेक्ट करता है मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन. अपने साथ काम करने के लिए वो मिनिस्टर्स को चूज करता है. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. That means प्राइम मिनिस्टर तो हो गया रूलिंग पार्टी का जो लीडर है, और फिर प्राइम मिनिस्टर इन्हीं अपनी ही पार्टी के मेंबर्स में से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है. जैसे किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, किसी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया. इस तरह से गवर्नमेंट बन जाती है. ऑफन टाइम्स इन द रीसेंट पास्ट इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट अ मेजॉरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. अभी कुछ टाइम से ऐसा चला कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं आ पाई. They then join together with different political parties. तो फिर उनको हाथ मिलाना पड़ता है किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ who are interested in similar concern to form what is known as coalition government. ये पहले भी बताया कि जैसे अगर प्योर मेजॉरिटी नहीं मिली किसी को, ट्रू मेजॉरिटी नहीं मिली, तो किसी और एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ लेना पड़ेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए. दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट. द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली. अब लोकसभा का हो गया, राज्यसभा क्या है? प्राइमरीली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा, जैसा कि नाम है. राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ. अब कोई लेजिस्लेशन यानी कोई भी लॉ बनाने के लिए कोई बिल इनिशिएट करने का अधिकार राज्यसभा को भी है, और कोई बिल अगर इनिशिएट होता है तो उसे लोकसभा में तो उसे पास होना जरूरी होता है राज्यसभा में. अगर दोनों जगह पास होता है तभी वो लॉ बनता है. इट देयरफॉर हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग. इसलिए राज्यसभा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिव्यू करने में. रिव्यू करने में मतलब एक लॉ बनने जा रहा है तो उसको रिव्यू करना, देखना कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, या ऑल्टर करना, उसको थोड़े से चेंजेस लाना.
इफ ऑल्टरेशंस आर नीडेड, तो उसको ऑल्टर करना है। द लॉज इनिशिएटेड बाय लोकसभा, लोकसभा में जो लॉ लाने की कोशिश की जाती है उसको रिव्यू करना राज्यसभा का काम है, और उसके अंदर अगर ऑल्टरेशंस की जरूरत है तो वो ऑल्टर भी करते हैं। The members of Rajya Sabha are elected by the elected members of legislative assemblies of various states. अब राज्य सभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स नहीं होते हैं। वो कौन इलेक्ट करता है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सिटीजन्स ने मेंबर्स को इलेक्ट किया है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को अलग अलग स्टेट्स के वो मेंबर्स इन राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। वो इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन के होता है। किस तरह से होता है आपको पता चल गया कि डायरेक्टली सिटीजन्स नहीं वोट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन हुए होते हैं उसमें जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं वो फर्दर आगे इलेक्शन इनको इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पार्लियामेंट का कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को। कैसे? द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर, जब सेशन पार्लियामेंट का शुरू होता है तो उसके सबसे पहले एक क्वेश्चन आवर होता है। सबसे पहले 1 घंटा रखा जाता है जिसके अंदर क्वेश्चंस पुट ऑन किए जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस? के गवर्नमेंट में जो चल रही है उसके अंदर कुछ कमियां रह रही हैं, कोई डिसीजन लिया गया उसमें क्या कमी थी। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MP कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी MP इसके इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि किस तरह से गवर्नमेंट काम कर सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वही हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लॉज को। तो उनके लॉज इम्प्लीमेंट करने में कोई कमी तो नहीं है, या कुछ कमी अगर दिखाई देती है तो जो MPs बैठे हैं पार्लियामेंट में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आए हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रति जवाबदारी भी है। तो वो अगर किसी कमी को देखते हैं तो इस क्वेश्चन आवर में डिस्कस करते हैं। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स, गवर्नमेंट को अलर्ट किया जाता है कि अगर उसकी जो कमियां हैं उसके प्रति, एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट, दैट इज द MPs। और लोगों का क्या ओपिनियन बन रहा है गवर्नमेंट के बारे में, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है उनको उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कौन हैं? जितने MPs बैठे हैं पार्लियामेंट में। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज द क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हर MP का। ऑपोजिशन पार्टी इसके अंदर बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है क्योंकि उसका तो काम ही है कमियां निकालना। इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी अच्छे से चले उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑपोजिशन पार्टीज का। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो रोशनी डालते हैं किस चीज के ऊपर? जो भी कमियां रह गई होती हैं पॉलिसीज या प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट की, एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज, और अपनी पॉलिसीज के लिए सपोर्ट लेके आते हैं। रीजन इसका ये है कि जो इलेक्टेड पार्टी है उसके अगेंस्ट ही होती है ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी का काम है उसकी कमियां निकालना, उसको उजागर करना, ताकि लोगों को पता चले कि क्या कमियां रह रही हैं। तो लेकिन इस काम के जरिए, जैसे अगर उन्होंने कोई कमियां निकाली, उससे क्या है गवर्नमेंट अपने अच्छे से चलती है। जो कमियां रह रही हैं रूलिंग पार्टी उसकी तरफ ध्यान देती है। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक, इसके थ्रू एक वैल्यूएबल फीडबैक भी मिल जाता है गवर्नमेंट को, एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द MPs। केप्ट ऑन इट्स टोज मतलब सतर्क रहती है इन क्वेश्चंस की वजह से। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस, जितने भी पैसे से रिलेटेड मैटर्स हैं, पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को लेना। यानी कोई मनी बिल अगर पास हो रहा है तो वो पार्लियामेंट में सारे MPs उसको जिस तरह से सपोर्ट करेंगे तभी वो पास होगा। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म भी करती है। इन्फॉर्म करना क्या कि कोई अगर कमियां रह रही हैं या लोगों का जो ओपिनियन बन रहा है उसको डिस्कस जैसे क्वेश्चन आवर में किया जाता है, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। द MPs एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल हैव सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। और ये
सारे रोल कौन प्ले कर रहा है, जितने MPs हैं वही कर रहे हैं। एंड दिस इज द की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और ये इसका मेन फीचर है, किस तरह से पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट रोल कैसे पार्लियामेंट प्ले कर रही है। अब लॉ मेकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। वी शैल रीड अबाउट दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके लॉ मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ किस तरह से पास होते हैं। लॉस ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है नई नई चीजें आती हैं, तो उसके हिसाब से नए लॉज बनते हैं। टाइम चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से नए लॉज की जरूरत होती है। तो लॉज किस तरह से पास होते हैं, जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होगा तब तक लॉ बनेगा नहीं। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं? मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अब अलग अलग बैकग्राउंड से लोग पहुंच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मोर रूरल मेंबर्स as also member from many regional parties, अब रूरल मेंबर्स भी पहुंच रहे हैं, यानी गांव से मेंबर्स। और रीजनल पार्टीज कौन सी होती हैं, जो पर्टिकुलर रीजन्स में ही होती हैं, पूरे नेशन में नहीं या ज्यादा रीजन में नहीं फैली होती हैं, छोटे रीजन्स की पार्टी। ग्रुप्स एंड पीपल दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड, ऐसे लोग जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, वो भी पार्लियामेंट में अब इलेक्ट होने लगे हैं। कैसे? जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनमें से पार्टिसिपेशन यहाँ नहीं था, तो अब उनको दिया जा रहा है, ताकि उनकी जो कमियां हैं, जो रह गई हैं, उसको वो पूरा कर सकें। इसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं, ताकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, वो भी अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे आके बता सकें। There has also been an increase in political participation from Dalit and backward classes and the minorities. दलित, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, सबको चांस मिल रहा है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन इन द डिफरेंट ईयर्स। टर्नआउट देखते हैं कि कितना वोटर्स का टर्नआउट था, ज्यादा कम, 6th में ज्यादा हुआ, 7th में ज्यादा हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. तो पूरी तरह से जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होता तो परफेक्ट रिफ्लेक्शन सोसाइटी का नहीं आ पाता। देयर इज अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस सेपरेट अस, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, अब हम देखते हैं जिनको हिस्टोरिकली थोड़ा मार्जिनलाइज किया गया था, उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन यहाँ मिल रहा है या नहीं। विद दिस इन माइंड, सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर SCs एंड STs, ये चीज को दिमाग में रख के SC ST के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं। दिस हैज बीन डन सो दैट MPs इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी फैमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। तो ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो भी MP इलेक्ट होके आएंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जो कि रिजर्व्ड हैं SC या ST के लिए, वो जानते होंगे प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट दलित और आदिवासी के, और वो पार्लियामेंट में उसको, उन मुद्दों को उठा सकते हैं। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. Women के लिए भी सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए, ये भी सजेस्ट किया गया। This issue is still being debated, और इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है। 60 years ago, 60 साल पहले अभी से देखा जाए तो सिर्फ 4% of MPs were women, and today it's just above 9%. सिर्फ 9% से ऊपर है। दिस इज अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन, हाफ वुमेन की पॉपुलेशन होते हुए भी पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन सिर्फ 9% का है। इट इज इश्यूज of this kind that force a country to ask certain difficult and often unresolved questions. कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको सॉल्व करना भी कोई आसान नहीं होता है। बट whether our democratic system is representative enough, कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, the fact that we can ask these questions and are working towards answer, this is a reflection of the strength and the faith that people in India have in democratic form of government. और फैक्ट ये है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और इसके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रेंथ है, क्या फेथ है लोगों की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी प्योर डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी रहे, जिसके अंदर एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिले लोगों को और उनका फेथ बना रहे। सो दिस वाज द चैप्टर। थैंक यू।